हेलो बच्चों, मैं हूं आपकी हिंदी टीचर अंजू मैडम और मेरे क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। हम लोग कवि दुष्यंत कुमार द्वारा लिखित एक गज़ल हो गई है पीर पर्वत सी पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं कवि के बारे में कुछ आप लोगों को बतला दूं जो आपके पाठ्य पुस्तक में ही दी गई है। आप देखिए, दुष्यंत कुमार जो थे समकालीन हिंदी कविता यानी नई कविता के लोकप्रिय कवि हैं और उनका जन्म जो हुआ था 1 सितंबर 1933 को हुआ है। कहाँ हुआ था? बिजनौर जिले के राजापुर नवादा में हुआ था। इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए हिंदी की परीक्षा उत्तीर्ण की। इसके पश्चात दुष्यंत जी स्वतंत्र लेखन करने लगे। इन्होंने आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों में कार्यक्रम अधिकारी के रूप में जो है कार्य किया। ये मध्य प्रदेश शासन के आदिम जाति के कल्याण विभाग में अनुसंधान अधिकारी के रूप में कार्यरत रहे। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। सूर्य का स्वागत, आवाज़ों के घेरे, जलते हुए वन का बसंत इनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं। साए में धूप इनका गजल संग्रह है। तो आज जो हम कविता पढ़ रहे हैं, जिसे कह सकते हैं ये गजल ही है जो साए में धूप से ही ली गई है। एक कंठ बिस्पाई इनका काव्य नाटक है। इसके अतिरिक्त उन्होंने कई उपन्यासों की भी रचना की है। दुष्यंत जी नई कविता के उन कवियों में से हैं जो तार सप्तकों के माध्यम से कविता के क्षेत्र में अवतरित नहीं हुए। इनका काव्य भारतीय जनता की आशा, निराशा, हर्ष, विषाद आदि को अभिव्यक्त करता है। राजनीतिक दुरावस्था से उत्पन्न सामाजिक विसंगतियों, खोखले सिद्धांतों और दिन प्रतिदिन कठिन होते जा रहे जीवन यापन की समस्याओं से उत्पन्न हताशा की अभिव्यक्ति इनके काव्य में हुई है। इनकी कविताओं में व्यंग और आक्रोश का मिलाजुला स्वर दिखाई पड़ता है, जिसका कारण स्वातंत्र्योत्तर राजनीतिक दुर्व्यवस्था को माना जा सकता है। अब चलिए मैं कविता यानी जो गजल है इसे पढ़कर सुनाती हूँ। देखिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क पर, हर गली पर, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि यह सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। यह एक क्रांतिकारी भावना को व्यक्त करती है यह गज़ल, यह कविता। सामाजिक दुरावस्था के प्रति जो है यह आक्रोश व्यक्त करती है। तो चलिए आप कठिन शब्दों के अर्थ को देखें। देखिए, कठिन शब्दों के अर्थ में पहले क्या है? पीर यानी पीड़ा, व्यथा, कष्ट। पर्वत सी यानी बहुत अधिक। पर्वत क्या होता है? बहुत बड़ा होता है, विराट होता है, उसी के अंदर। बुनियाद यानी नींव। लाश यानी मुर्दा। हंगामा हो हल्ला करना। मकसद यानी उद्देश्य। कोशिश यानी प्रयत्न। सूरत यानी परिस्थिति। सीने यानी हृदय। आग यानी ज्वाला यानी क्रांतिकारी विचार। दुष्यंत कुमार ने जो ये कविता लिखी है वो उसका प्रसंग यही है कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, स्वतंत्रता पश्चात के, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमारे नेताओं ने हमारे देश की जनता से क्या वादा किया था कि उनके जीवन में खुशहाली आएगी, देश की जो दुखद परिस्थितियां हैं वो अब बदल जाएगी, लोगों के घरों में खुशियों के दिए जलेंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि दिन प्रतिदिन भ्रष्टाचार, लूट खसोट बढ़ता गया। सरकार की जो जनता के प्रति उदासीनता थी वह भी बढ़ती गई और आम जनता जो है हताश, विवश, अभाव में, कुंठा में, गरीबी में जीवन व्यतीत करने लगी। तो इसी प्रसंग में कवि का कहना है कि जब हमारी पीड़ा, हमारा कष्ट, हमारा व्यथा, हमारा दुख इतना अधिक हो गया, इतना विशालकाय हो गया, पर्वत के समान जब विराट हो गया है, तो अब समय आ गया है कि अब इस पीड़ा का अंत होना चाहिए।
और इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति के अंदर विद्रोह की आग होनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में क्रांति की लहर फूटनी चाहिए। तो इसी प्रसंग में यह कविता या गजल लिखी गई है। यदि आपको पूछा जाए परीक्षा में कि यह कविता है या गजल, तो आप गजल ही लिखेंगे। और कहाँ से ली गई है? तो साए में धूप, क्योंकि वो गजल संग्रह है दुष्यंत कुमार जी का। तो चलिए आरंभ करती हूँ प्रत्येक पंक्ति की व्याख्या। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हम सभी जानते हैं कि पर्वत जो है हिमालय पर्वत, जिसमें बर्फ़ ही बर्फ़ है, और उसी हिमालय से गंगा निकली है। बर्फ़ पिघलती है और वो जल बनकर के गंगा में प्रवाहित होती है और गंगा आगे बढ़ती है। गंगा भी पापियों का उद्धार करती है, पाप का नाश करती है, पाप नाशिनी। तो इसी प्रसंग में जो ये बात कही गई है यहाँ पर, हिमालय की बात इस अर्थ में है कि हमारे समाज में स्वतंत्रता पश्चात लोगों के जीवन में जो है दुख, व्यथा, कष्ट इतना ज़्यादा बढ़ गया है। हमारे समाज के जो व्यवस्था है वो कुव्यवस्था बन गई है। भ्रष्टाचार, लूट खसोट की प्रवृत्ति बढ़ गई है। अमीर गरीब का भेदभाव बढ़ गया है। ये जो दुख, कष्ट, व्यथा है, ये एक विराट रूप धारण कर लिया है, एक पर्वत के समान बड़ा हो गया है। तो अब समय आ गया है कि अब इसे समाप्त होना चाहिए, पिघलनी चाहिए, यानी अब दुख व्यथा का अंत होना चाहिए और इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए और हम सब के हृदय से, हम सब मनुष्य के हृदय से विद्रोह की आग फूटनी चाहिए, क्रांति की लहर निकलनी चाहिए। अब चुपचाप सब कुछ सहने का समय नहीं है, अब विरोध करने का समय है। हमें विद्रोह की आवाज़ उठानी चाहिए, हमें विद्रोह का आवाज़ बुलंद करना चाहिए। हमें हमेशा हाथ पे हाथ धरे बैठे रहना नहीं चाहिए, क्योंकि अब जो है दुख जो है इतना अधिक बढ़ गया है, चरम सीमा को पार कर चुका है। अब हमें सहना नहीं है, अब हमें कहना है, अब हमें विरोध करना है। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। कवि कहते हैं कि ये जो दीवार है, अमीर गरीब, शोषक शोषित, इसका तो हमने ऐसा विरोध किया है कि अब ये लग रहा है ये दीवार जो है अब हिल रही है, ये शायद गिरेगी। यानी ये भेदभाव तो मिट गया, क्योंकि बहुत सारे नेताओं ने, बहुत सारे समाज सुधारकों ने इस क्षेत्र में कार्य किया है। तो भेदभाव तो कुछ हद तक कम हुआ है, ये दीवार हिलने लगी है, गिरी नहीं है। यानी भेदभाव कुछ हद तक कम हुआ है, लेकिन शर्त लेकिन ये थी कि बुनियाद हिलनी चाहिए। लेकिन हमारे नेताओं ने तो यह शर्त रखा था कि वे इस देश से एक दिन अमीर गरीब का भेदभाव, अंतर को ही समाप्त कर देंगे। तो उन्होंने तो इसके जड़ को मिटाने की बात कही थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। थोड़ा बहुत परिवर्तन हुआ है, लेकिन पूरी तरह से समाज की व्यवस्था बदली नहीं है। आज भी हमें जगह जगह पर भेदभाव देखने को मिलता है। अमीर गरीब के बीच भेदभाव, ऊंच नीच में, और शोषक शोषित का यह भेदभाव जो है हमें हर जगह दिखाई देता है कि किस प्रकार अमीर जो है गरीब पर अत्याचार कर रहा है, कैसे ऊंचे वर्ग के लोग नीचे वर्ग पर अत्याचार कर रहे हैं, किस प्रकार शोषक वर्ग जो है समाज को शोषण के चक्र में फंसाया हुआ है। तो हमारा जो देश है, भारतवर्ष है, यहाँ पर नेताओं ने स्वतंत्रता संग्राम और स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हम लोगों से यह शर्त रखी थी, हमसे यह वादा किया था, लेकिन उन्होंने वादा को निभाया नहीं। हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। देखिए, यहाँ पर कवि कहते हैं कि जब विद्रोह होगा तो किसी एक क्षेत्र में विद्रोह नहीं होना चाहिए, पूरे देश में होना चाहिए। हर सड़क, हर गली, हर शहर, हर गांव, हर जगह, सब जगह, इसका अर्थ हुआ सब जगह, हर जगह जो है इस कुव्यवस्था का, इस षड्यंत्र का, इस भ्रष्टाचार का, इस लूट खसोट की प्रवृत्ति का विरोध होना चाहिए। कैसे विरोध? हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए।
लाश किसे कहा गया है? लाश यानी मुर्दा, यानी हम जिंदा रहते हुए भी मुर्दे के समान बन गए हैं। कैसे बन गए हैं? कि हमारे सामने अत्याचार हो रहा है, अनाचार हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? मौन बैठे हुए हैं, देख रहे हैं, लेकिन इसका विरोध नहीं करते हैं। हमें अधिकार है कि हम इसका विरोध करें, लेकिन हम अपने अधिकार का उपयोग नहीं करते हैं। रामधारी सिंह दिनकर की भी एक कविता की एक पंक्ति है, अधिकार खोकर बैठ रहना यह महा दुष्कर्म है। यानी हमारे पास अधिकार है, लेकिन हम अधिकार को क्या कर रहे हैं? गंवाए हुए हैं। तो अधिकार को गंवाना एक बहुत बड़ा दुष्कर्म कहलाता है। तो हमारी स्थिति एक लाश की तरह हो गई, क्योंकि हमने अपने अधिकार का उपयोग ही नहीं किया। हमारे सामने किसी की हत्या हो जाती है, लेकिन हम मौन रहते हैं, तो एक लाश बन चुके हैं। तो कवि का कहना है कि लाश बनने से इस व्यवस्था का, इस कुव्यवस्था का विरोध नहीं होगा। हर व्यक्ति को हाथ लहराना होगा। हाथ लहराना यानी अपने अंदर संघर्ष की आग को जलाना। हाथ लहराना अपने जिंदा होने का परिचय देना। हाथ लहराना यानी विरोध करना। यानी प्रत्येक व्यक्ति को इसमें भागीदारी होना होगा, भागीदारी के साथ इसका विरोध करना होगा। जो मनुष्य लाश बन चुके हैं, मुर्दा बन गए हैं, किसी भी समस्या का विरोध नहीं करते हैं, हर समस्या को चुपचाप मौन सह लेते हैं, ऐसे लोगों को कहा जा रहा है कि वे भी सक्रिय होकर, हाथ लहराना सक्रिय होना, सक्रिय हो जाएं और इस आंदोलन में अपनी भागीदारी निभाएं। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि यह सूरत बदलनी चाहिए। सूरत यानी परिस्थिति, सूरत का अर्थ होता है परिस्थिति। हंगामा, कभी कहते हैं कि समाज में बदलाव लाने के लिए सिर्फ हल्ला करने से नहीं चलेगा। हंगामा कर लिए कि समाज को बदल देंगे, ऐसा नहीं होगा। ऐसा करने से कभी समाज बदलता नहीं है, समाज की व्यवस्था कभी नहीं बदलती है। तो क्या कवि का कहना है कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। कवि का यह उद्देश्य नहीं है कि वो हल्ला करे, हंगामा करे। कवि का क्या उद्देश्य है, उनकी कोशिश क्या है? यह परिस्थिति बदलनी चाहिए, समाज की परिस्थिति बदले, समाज की परिस्थिति में सुधार आए। समाज में जो भ्रष्टाचार, अत्याचार, अनाचार, लूट खसोट की प्रवृत्ति फैली हुई है, उसमें बदलाव आए, समाज में खुशहाली आए, सबको अपना हक मिले, सबके घर में खुशियों के दीपक जले। कवि का यह उद्देश्य है, कवि की यह कोशिश है। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। कवि का कहना है कि ये विद्रोह की आग किसके हृदय में जलेगी? किसी के भी हृदय में जल सकती है। मेरे हृदय में भी जल सकती है, किसी और के हृदय में भी जल सकती है, लेकिन विद्रोह की आग होनी चाहिए, विरोध होना चाहिए। ये किसी के भी हृदय में हो, समाज के किसी भी व्यक्ति के हृदय में हो, लेकिन विद्रोह की आग होनी चाहिए। हृदय में समाज को बदलने की भावना होनी चाहिए। हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। यार विद्रोह की भावना कहीं भी हो, लेकिन समाज के रहने वाले व्यक्ति के हृदय में होनी अवश्य चाहिए। जब तक ये भावना नहीं आएगी कि हमें समाज को बदलना है, समाज का सुधार करना है, समाज को अच्छा बनाना है, तब तक हम समाज को बदलने की कभी कोशिश नहीं करेंगे। इसलिए हमारे हृदय में ये भाव होना, क्रांति की बात होना, क्रांति की लहर फूटना अत्यंत आवश्यक है। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम समाज को कभी बदल नहीं सकते हैं। तो ये छोटी सी कविता कहिए, गज़ल कहिए, बहुत ही सुंदर सी गज़ल है। इसे आप, तो मैं तो यही कहूँगी कि आप इसे याद ज़रूर कर लें, क्योंकि बहुत ही सुंदर गज़ल है। तो उम्मीद करती हूँ इसका अर्थ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। फिर भी मैं आपसे ये कहना अवश्य चाहूँगी कि यदि किसी को कहीं दिक्कत हुई होगी तो मुझसे अवश्य पूछें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट तो अवश्य करें, ताकि मुझे पता चलेगा कि आपको कितना समझ में आया। जो बच्चे नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। तो मिलते हैं
हो गई है पीर पर्वत सी कविता के प्रश्न उत्तर चर्चा के साथ अगले वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ हैं। धन्यवाद।